Yeah. नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। और एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने मॉर्निंग सेशन में। और अपना मॉर्निंग सेशन जो रहता है वो रहता है बायोलॉजी का। और बायोलॉजी के अंदर अपने टॉपिक जो कर रहे थे वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। और रक्त परिसंचरण तंत्र में इससे पहले अपने 7 पार्ट पूरे कर लिए थे। आज अपने करेंगे इसका पार्ट नंबर 8 यानी 8 नंबर पार्ट अपने इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र में जो अपने पार्ट नंबर 7 किया था उसके अंदर अपने स्टार्ट किया था रक्त का संगठन, कि अपना जो रक्त होता है वो किस किस से मिलके बना होता है। तो रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होती है प्लाज्मा, दूसरा होती है रक्त कणिका। प्लाज्मा जो होती है वो रक्त का बनाती है 55% भाग, रक्त कणिका बनाती है कुल रक्त का 45% भाग। प्लाज्मा के बारे में अपने कंप्लीट स्टडी कर ली थी और अपने रक्त कणिका कर रहे थे। और रक्त कणिका के अंदर अपने ये कर लिया था कि रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट की थी आरबीसी, यानी आरबीसी के अंदर कर रहे थे। और आरबीसी के अंदर कुछ बातें अपने लिख ली थी कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, अपवाद स्वरूप जैसे ऊंट है, लामा है, जिराफ है, उनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबिया वर्ग में होती है, सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारियों में होती है, और स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में होती है, सबसे छोटी आरबीसी स्तनधारियों में कस्तूरी मृग में होती है। और आरबीसी की संख्या आपने कर ली थी कि एक स्वस्थ पुरुष के अंदर आरबीसी की संख्या होती है 55 लाख प्रति mm3, और एक स्वस्थ महिला के अंदर आरबीसी की संख्या होती है 45 लाख प्रति mm3। तो अपन उससे बात करेंगे कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 120 दिन या 4 महीने। और आज अपने करेंगे स्टार्ट इससे आगे कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो अपने हेडिंग लगाएंगे आरबीसी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं लाल रक्त कणिका। और इसको अपने कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। देखो, इसका शेष पार्ट अपने कुछ पार्ट अपने पार्ट 7 में किया था, उससे आगे अपने करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो निर्माण, कि आरबीसी के जो निर्माण की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण। निर्माण की अगर बात करें तो भ्रूणावस्था में इसका निर्माण होता है प्लीहा में, यकृत में और थाइमस ग्रंथि में। और वयस्कावस्था में इसका निर्माण होता है बोन मेरो, अस्थि मज्जा में। तो पहले लिखेंगे अपने भ्रूणावस्था में। अब देखो, भ्रूणावस्था में आरबीसी कहाँ बनती है, तो अपने कहेंगे यकृत में बनती है, प्लीहा में बनती है, और कहाँ बनती है, थाइमस ग्रंथि में बनती है। तो देखो, भ्रूणावस्था के दौरान आरबीसी का निर्माण यकृत, प्लीहा व थाइमस ग्रंथि में होता है। फिर बात आती है वयस्कावस्था की, कि वयस्क अवस्था में कहाँ होता है। वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो वयस्क अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। जिसे अपने बोन मेरो भी कहते हैं। अस्थि मज्जा या क्या कहते हैं, बोन मेरो। अब देखो, अस्थि मज्जा या बोन मेरो क्या होती है। अस्थि मज्जा या बोन मेरो अपनी जो अस्थियां होती है उसके किनारे वाले भाग होते हैं। अपनी जो अस्थियां होती है उसके किनारे वाले भाग में क्या होती है, अस्थि मज्जा या बोन मेरो होती है। ये अस्थि मज्जा या बोन मेरो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है 2 प्रकार की? इसमें एक तो होती है लाल अस्थि मज्जा, और दूसरी कौन सी होती है इसके अंदर, पीली अस्थि मज्जा होती है। तो एक कौन सी होती है इसके अंदर, लाल अस्थि मज्जा, और दूसरी कौन सी होती है इसके अंदर, दूसरी होती है इसके अंदर पीली अस्थि मज्जा। तो ये अस्थि मज्जा है, ये 2 प्रकार की होती है,
लाल अस्थि मज्जा और कौन सी होती है, पीली अस्थि मज्जा होती है। लाल अस्थि मज्जा पी से क्या हो जाएगी, प्लाज्मा, किसका निर्माण करेगी, प्लाज्मा का निर्माण करेगी। फिर देखो लाल अस्थि मज्जा जो होती है ये निर्माण किसका करती है, तो निर्माण करती है किसका, आरबीसी का। किसका निर्माण करेगी, आरबीसी का निर्माण करेगी। फिर देखो आरबीसी के निर्माण की जो क्रिया है उस क्रिया को अपने किस नाम से जानते हैं, तो आरबीसी के निर्माण की क्रिया कहलाती है इरिथ्रोपोइसिस। किस नाम से जानेंगे, इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानेंगे। तो आरबीसी का बनना क्या कहलाएगा, इरिथ्रोपोइसिस। फिर बात आती है कि इरिथ्रोपोइसिस या आरबीसी के बनने में जो समय होता है वो कितना लगता है, तो समय लगता है 3 दिन या अपने बोल सकते हैं 72 घंटे। 3 दिन या 72 घंटे में आरबीसी का निर्माण हो जाता है। तो देखो अगर निर्माण की बात करें तो भ्रूणावस्था में आरबीसी कहाँ बढ़ेगी, यकृत, प्लीहा व थाइमस ग्रंथि में बनेगी। फिर देखो वयस्कावस्था में आरबीसी कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा, बोन मेरो में बनती है। अस्थि मज्जा जो अपनी अस्थियां होती है उसके किनारे वाले भाग होते हैं, ये 2 प्रकार की होगी, एक होगी लाल अस्थि मज्जा, दूसरी होगी पीली अस्थि मज्जा। पीली अस्थि मज्जा निर्माण करती है प्लाज्मा का और लाल अस्थि मज्जा निर्माण करती है आरबीसी का। क्रिया क्या कहलाएगी, इरिथ्रोपोइसिस। समय कितना लगता है, 3 दिन या 72 घंटे। तो अपने कई प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि आरबीसी के निर्माण की क्रिया क्या कहलाएगी, इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी के बनने में कितना टाइम लगता है, 3 दिन या 72 घंटे का टाइम लगता है। और क्वेश्चन ये बनता है कि भ्रूणावस्था में आरबीसी कहाँ बनेगी, यकृत में, प्लीहा में और थाइमस ग्रंथि में बनेगी। तो नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो इसके बाद में आरबीसी का निर्माण हो गया। अब निर्माण होने के बाद आरबीसी का होता है परिपक्वन। तो आरबीसी के परिपक्वन में एक विटामिन सहायक होता है, वो विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन होता है P12। तो सीधा सा प्रश्न बनता है आरबीसी के परिपक्वन में कौन सा विटामिन सहायक है, विटामिन B12 सहायक है। विटामिन B12 की एक खासियत है जो पेपर में पूछी जाती है, वो ये है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न बनता है ये कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट एक कैंसर जन्य धातु है, अगर अपने शरीर में कोबाल्ट की मात्रा बढ़ती है तो कैंसर हो सकती है। तो लिखेंगे विटामिन B12। सबसे पहले देखो क्या खासियत होती है आरबीसी के परिपक्वन में सहायक, विटामिन B12 आरबीसी के परिपक्वन में सहायक है। अगर इसकी कमी होगी तो आरबीसी का परिपक्वन नहीं होगा, परिपक्वन में सहायक हैं। विटामिन B12 में धातु कौन सी पाई जाती है, तो विटामिन B12 में धातु पाई जाती है कोबाल्ट। कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट पाई जाती है, CO से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फिर देखो कमी से कि विटामिन B12 की कमी हो गई तो कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा, आरबीसी आकार में बढ़ने लगती है, आरबीसी आकार में बढ़ने लगती है, जिसे मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। अब देखो विटामिन B12 आरबीसी के परिपक्वन में सहायक है। धातु कौन सी होती है इसके अंदर, कोबाल्ट होती है। कमी से
कमी से क्या होगा, यानी कमी होगी इसकी तो आरबीसी आकार में बढ़ने लगती है। आरबीसी का आकार में बढ़ना क्या कहलाता है, मैक्रोसाइटोसिस कहलाएगा। आकार में बढ़ने की अगर बात करें तो मैक्रोसाइटोसिस, संख्या में बढ़ने की अगर बात करें तो वो होती है पॉलीसाइथेमिया। फिर देखो इसमें एक नोट में आप डालोगे, नोट में आप लिखोगे, नोट में एक बात लिखोगे कि आरबीसी का आकार बढ़ना तो कहलाएगा मैक्रोसाइटोसिस। अगर आरबीसी का आकार घटता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, उसे कहते हैं माइक्रोसाइटोसिस। अगर आयरन की कमी हो जाए तो आरबीसी आकार में घटने लगती है, जिसे माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे और फिर आप नोट डाल के कुछ लिखवाऊंगा आपको, तो पहले इसको नोट कीजिए। वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बाद में करता हूँ। अब लिखिए नोट के अंदर, आप नोट में लिखिए आयरन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण आरबीसी आकार में घटने लगती है। आयरन की कमी के कारण आरबीसी आकार में घटने लगती है, जिसे माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं, जिसे माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो देखो दो कंडीशन है कि आरबीसी का आकार में बढ़ना क्या कहलाएगा, मैक्रोसाइटोसिस। आरबीसी का आकार में घटना क्या कहलाएगा, माइक्रोसाइटोसिस। मैक्रोसाइटोसिस की कंडीशन कब होगी, इसकी कंडीशन उस दौरान होगी जब विटामिन बी12 की कमी हो जाएगी। और माइक्रोसाइटोसिस की कंडीशन कब होगी, जब आयरन की कमी हो जाएगी। आयरन की कमी के कारण आरबीसी आकार में घटने लगती है, जिसे कहते हैं माइक्रोसाइटोसिस। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे। अब देखो आरबीसी का निर्माण भी हो गया और आरबीसी का परिपक्वन भी हो गया। अब देखो परिपक्व जो आरबीसी होती है वो अपने शरीर के किस अंग में जाके स्टोर होती है, किस अंग में आरबीसी का भंडारण होता है। तो अपने शरीर का एक अंग होता है पलिया, जिसे तिल्ली भी कहते हैं, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। तो परिपक्व जो आरबीसी होती है उसका भंडारण कहाँ पे होता है, पलिया या तिल्ली या स्प्लीन के अंदर होता है। इसीलिए पलिया को मानव शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं, ब्लड बैंक कहते हैं, क्योंकि ये आरबीसी का भंडारण करता है। जब देखो आरबीसी का जीवन काल पूरा हो जाता है, आरबीसी का जीवन काल पूरा होने के बाद जब आरबीसी नष्ट होने लगती है तो नष्ट आरबीसी जो होती है उसका भक्षण कौन करती है, पलिया की कोशिकाएं करती है। इसलिए पलिया को आरबीसी का कब्रिस्तान या आरबीसी का बुच्चड़खाना भी कहते हैं। फिर देखो एक रोग होता है मलेरिया। मलेरिया रोग में क्या होता है, पलिया में मृत आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो पलिया आकार में बढ़ने लगता है। तो सीधा सा प्रश्न बनता है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग आकार में बढ़ता है, तो कौन सा अंग बढ़ता है, पलिया बढ़ता है। या वो आपसे पूछ लेगा कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अंग प्रभावित कौन सा होगा इसके अंदर, अंग प्रभावित होगा इसके अंदर पलिया, स्प्लीन होगा, क्योंकि आकार में बढ़ जाएगा वो। तो अपन नेक्स्ट हेडिंग लगाओ आप, पलिया या इसे अपने कहते हैं तिल्ली या अपने इसे कहते हैं स्प्लीन। पलिया, तिल्ली या क्या बोलेंगे इसको अपने, स्प्लीन बोलेंगे। अब देखो ये क्या करता है, ये करता है आरबीसी का संग्रहण। आरबीसी का संग्रहण करता है। अब आरबीसी का संग्रहण करता है तो क्या बोलते हैं इसे, शरीर का ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं। तो मानो शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, पलिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आरबीसी का संग्रहण करता है। और फिर देखो इसके बाद में मृत आरबीसी का भक्षण करता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान।
आरबीसी का कब्रिस्तान या बुच्चड़खाना भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान या बुच्चड़खाना भी कहते हैं। फिर एक लाइन और लिख लेंगे, मलेरिया रोग में प्लीहा आकार में बढ़ने लगता है। मलेरिया रोग में प्लीहा आकार में बढ़ने लगता है। इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब अपने बढ़ते हैं आगे। अब देखो आरबीसी का बनना तो कहलाएगा इरिथ्रोपोइसिस, तो आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाएगा? नष्ट होना कहलाएगा इरिथ्रोलाइसिस। इरिथ्रोलाइसिस यानी आरबीसी का नष्ट होना। और रक्त का नष्ट होना क्या कहलाता है? हेमोलाइसिस कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अपने आरबीसी का नष्ट होना। आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाएगा? इरिथ्रोलाइसिस। इरिथ्रोलाइसिस। अब देखो इसके बाद बात आती है कि आरबीसी की संख्या, कि आरबीसी की संख्या अगर बढ़ती है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? संख्या घटती है तो कंडीशन क्या कहलाती है? तो सबसे पहले आरबीसी की संख्या बढ़ना, और यहाँ लिखेंगे आरबीसी की संख्या का घटना। तो आरबीसी की संख्या का बढ़ना कहलाएगा पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया कहते हैं जब आरबीसी की संख्या बढ़ती है। तो आरबीसी की संख्या का बढ़ना पॉलीसाइथेमिया। आरबीसी की संख्या का घटना क्या कहलाएगा? एनीमिया। क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। तो देखो अगर किसी भी रोग के पीछे मियाँ लिखा आ जाए, MIA लिखा आ जाए, इसका मतलब वो ब्लड से संबंधित डिसऑर्डर होता है। थैलीसेमिया, पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया, यूरेमिया, हाइपरग्लोसीमिया, ये सारे रक्त से संबंधित विकार हैं। तो किसी भी रोग के पीछे अगर मियाँ लिखा आ जाए तो आँख मीच कर आप क्या कर दोगे कि ये रक्त से संबंधित डिसऑर्डर है, रक्त से संबंधित ये विकार होता है। तो देखो आरबीसी का नष्ट होना क्या कहलाएगा? इरिथ्रोलाइसिस। आरबीसी की संख्या का बढ़ना क्या कहलाएगा? पॉलीसाइथेमिया। घटना क्या कहलाएगा? एनीमिया। अब देखो पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन कहाँ होती है? तो पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। जो पहाड़ी लोग होते हैं, जो लोग अधिक ऊंचाई पे रहते हैं, वो लोग पॉलीसाइथेमिया से ग्रसित होते हैं। क्यों होते हैं ग्रसित? इसका एक रीज़न होता है कि अगर अपने ऊंचाई पे जाएंगे तो वायुदाब घटेगा। अब जब वायुदाब घटेगा तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन की सांद्रता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो पहाड़ी व्यक्ति हैं या ऊंचाई पर रहने वाला व्यक्ति है, वो क्या करेगा? अपने शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए आरबीसी की संख्या को बढ़ा देगा। जब आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी तो रोग कौन सा हो जाएगा? उसको पॉलीसाइथेमिया। और उसकी त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसी कारण तो जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं वो लाल होते हैं, उनकी त्वचा का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऊंचाई पर रहते हैं। ऊंचाई पर रहने से क्या होगा? उनके रक्त में या उनके शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखो एक खासियत और होती है कि जब आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो अपने मैदानों में क्या करेंगे? अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ऑब्जर्व करेंगे। ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जो अपने ऑक्सीजन अधिक मात्रा में लेंगे तो अपने शरीर की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी।
इसी कारण तो क्या होता है, खिलाड़ियों के जो ट्रेनिंग कैंप होते हैं वो ऊंचाई वाले स्थानों पे बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं कि खिलाड़ी अगर ऊंचाई वाले स्थान पर रह के प्रैक्टिस करेगा तो उसके शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी, उसकी वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। जैसे ही वो पहाड़ी इलाके से मैदानों में आएगा तो उसके शरीर में आरबीसी की संख्या अधिक होने के कारण वो एक सामान्य व्यक्ति से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा। जब वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करेगा तो फिर इससे क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। इसी कारण तो गोरखा प्रजाति जो होती है, जो पहाड़ी लोग होते हैं, उनकी कार्य क्षमता एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके रक्त में आरबीसी की संख्या ज़्यादा होती है और उनकी वक्ष गुहा का आयतन ज़्यादा होता है, यानी वो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले सकते हैं एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले। तो अब तो आप लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक कंडीशन आई है एनीमिया, इसको अपने रक्त अल्पता भी कहते हैं। तो पेपर में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया कि एनीमिया किसके कारण होता है, किस कारण होता है एनीमिया। अब देखो एनीमिया जो होता है उसके कई रीजन होते हैं, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है। अब देखो एनीमिया के कारण क्या होते हैं, तो सबसे पहला जो सामान्य कारण जो होता है वो होता है रक्त की कमी। रक्त की कमी क्या होती है, एनीमिया। वैसे अगर अपने एनीमिया को डिफाइन करें ना, तो एनीमिया का मतलब होता है शरीर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता घटना। क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है कि अपने शरीर की ऑक्सीजन परिवहन की जब क्षमता घट जाती है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, एनीमिया कहलाएगी। अब देखो शरीर की ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कब घटेगी, जब आरबीसी की संख्या घट जाएगी तो घटेगी। जब आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी इसका मतलब रक्त की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी की संख्या घट रही है, इसका मतलब हीमोग्लोबिन की संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब देखो आरबीसी के परिपक्वन में सहायक विटामिन B12 होता है, विटामिन B12 की कमी होगी तो भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। विटामिन B6 की कमी होगी तो भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। और विटामिन B9 जिसे अपने फोलिक एसिड कहते हैं उसकी कमी से भी क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। तो आप इसके नीचे नोट में लिखिए एनीमिया के कारण, लिखिए एनीमिया के कारण। और कारण में आप लिखिए नीचे नेक्स्ट लाइन लिखिए नंबर 1 रक्त की कमी होना, रक्त की कमी होना। नंबर 2 लिखिए आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी होना। नंबर 3 लिखिए हीमोग्लोबिन की कमी होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना। नंबर 4 लिखिए विटामिन B12 कोमा विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B6 व फोलिक एसिड की कमी होना, व फोलिक एसिड की कमी होना। तो देखो एनीमिया की जो भी कंडीशन बनती है वो मैंने सारी आपको लिखवा दी है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि उसने ऑप्शन में ये दे दिया कि एनीमिया का निम्न में से कौन सा एक कारण है, और ऑप्शन दे दिया, उसने दिया रक्त की कमी होना, प्लेटलेट्स की कमी होना, WBC की कमी होना, प्लाज्मा की कमी होना, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, रक्त की कमी होना। तो सारी कंडीशन जो बनती है वो मैंने आपको लिखवा दी कि एनीमिया जो होता है वो रक्त की कमी से हो सकता है, आरबीसी की कमी से हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, विटामिन B6, विटामिन B12 और विटामिन B9 या फोलिक एसिड की कमी से होता है। तो अब देखो अब बात आती है इसके बाद में कि आरबीसी का रंग कैसा होता है। तो किस रंग की होती है आरबीसी, आरबीसी का रंग, तो आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। आरबीसी का रंग होता है लाल, लाल रंग की होती है आरबीसी। अब आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, किस कारण होता है, तो आरबीसी का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण होगा आरबीसी का रंग लाल, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो क्या लिख देंगे अपने, हीमोग्लोबिन के कारण। अब बात आती है हीमोग्लोबिन की कि हीमोग्लोबिन क्या चीज होती है। अब देखो हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक शोषण वर्णक है, शोषण में सहायक होता है, तो अपने कहते हैं शोषण वर्णक, या हीमोग्लोबिन को
रंगा प्रोटीन भी कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन को रंगा प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि रक्त को रंग प्रदान करने वाली प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, इस कारण इसको कहते हैं रंगा प्रोटीन। और श्वसन वर्णक क्यों कहते हैं? क्योंकि श्वसन में सहायक हैं, ये ऑक्सीजन व CO2 का परिवहन करती है। अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन जो होती है उसके अंदर धातु कौन सी पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हीमोग्लोबिन पाई जाने वाली धातु तो कौन सी होती है? आयरन होती है। कौन सी होगी? आयरन। अब बात आती है जो आयरन होती है वो हीमोग्लोबिन में किस रूप में पाई जाती है? Fe2+ यानी फेरस के रूप में पाई जाती है। धातु कौन सी होगी? आयरन। फिर देखो हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होगा और नष्ट कहाँ होगा? निर्माण व नष्ट। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण और नष्ट दोनों क्रिया कहाँ होती है? अपने लीवर में होती है, यकृत में होती है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण भी लीवर करता है और हीमोग्लोबिन को नष्ट भी कौन करता है? लीवर करता है। फिर बात आती है कि शुद्ध हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? शुद्ध हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? शुद्ध हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का होता है। तो शुद्ध हीमोग्लोबिन होगा बैंगनी रंग का। तो इसको कीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आरबीसी का रंग लाल होता है, किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक है क्योंकि श्वसन में सहायक है ये। और रंगा प्रोटीन का मतलब ये रंग प्रदान करने वाली प्रोटीन होती है जो ब्लड को रंग प्रदान करती है। धातु कौन सी होती है? आयरन होती है। किस रूप में पाई जाती है? फेरस यानी Fe2+ के रूप में पाई जाती है। निर्माण व नष्ट कहाँ होता है इसका? यकृत में होता है। और शुद्ध हीमोग्लोबिन किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। अब देखो शुद्ध हीमोग्लोबिन तो बैंगनी रंग का होता है। अब हीमोग्लोबिन जब क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? तो देखो हीमोग्लोबिन जब क्रिया करेगा ऑक्सीजन के साथ तो रंग कैसा हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा रक्त का। कैसा रंग हो जाएगा? लाल रंग। इसी प्रकार जब हीमोग्लोबिन क्रिया करेगा CO2 के साथ तो रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा हल्का हरा, या अपने कह सकते हैं हल्का नीला, हल्का हरा, या अपने कह सकते हैं हल्का नीला। कि हीमोग्लोबिन की जब क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ तो रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन की जब क्रिया होगी CO2 के साथ तो रक्त का रंग हल्का हरा या हल्का नीला हो जाएगा। अब बात आती है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ क्रिया करता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं के साथ क्रिया करेगा? तो 4 अणुओं के साथ क्रिया करेगा। और क्या बनाएगा ये बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बात आती है कि हीमोग्लोबिन की क्रिया जब अपने करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बंध बना के क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी प्रकार देखो हीमोग्लोबिन का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के भी 4 अणुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा? अब ये बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा? अब बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको अपने कहेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब देखो कई प्रश्न जो आपके इन इक्वेशन से क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि हीमोग्लोबिन की क्रिया होती है ऑक्सीजन के साथ, रक्त का रंग कैसा होगा? लाल। हीमोग्लोबिन की क्रिया होती है CO2 के साथ, रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? हल्का हरा या हल्का नीला हो जाएगा। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बंध बना के क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का एक अणु CO2 के 4 अणुओं के साथ बंध बना के बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यहीं विराम। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।